नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। बांग्लादेश में हालात बिगड़े हुए हैं। बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। हिंसा के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। हिंसा के बाद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का इस्तीफा हुआ और उन्होंने देश छोड़ दिया। हाल फिलहाल वे भारत की सरजमी पर हैं और अब बांग्लादेश में सेना का राज है। हालांकि बांग्लादेश में राजनीतिक संकट का इतिहास काफी पुराना रहा है। साल 1975 के तख्ता पलट में शेख हसीना के पिता मारे गए थे और अब उनको देश छोड़कर भागना पड़ा है। बात इतिहास की करें तो 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक अलग देश बना। एक मुल्क के तौर पर बांग्लादेश की किस्मत पाकिस्तान से बेहतर तो रही, लेकिन राजनीतिक हालात लगभग एक जैसे ही रहे। बांग्लादेश की आजादी से लेकर अब तक हुए चुनावों में से महज 4 चुनाव को ही स्वतंत्र और निष्पक्ष माना गया है। बांग्लादेश की सरकार अक्सर चुनावी हिंसा, विरोध और मतदान में धांधली के आरोपों में घिरती रही है। अपने पिता की खोई हुई विरासत को संभालने के लिए शेख हसीना ने लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ी। आखिरकार 1996 में वो पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन अब बदले हालात के बीच राजधानी ढाका सहित पूरे बांग्लादेश में सेना तैनात कर दी गई है। आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। उधर हिंसा और बगावत के बाद शेख हसीना देश छोड़कर भारत पहुंच चुकी हैं। बांग्लादेश में हिंसा के मद्देनजर भारत और बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो वहीं ट्रेन और हवाई सेवा भी सस्पेंड कर दी गई है। इस बीच खबर यह भी सामने आई कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और उन्हें बांग्लादेश के हाल पर अपडेट किया है। एनएसए अजीत डोभाल ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना से मुलाकात की। गौरतलब है कि बीते 21 जून को जब शेख हसीना नई दिल्ली में थी तो वो उनका 15 दिनों के भीतर दूसरा भारत दौरा था। अपने इस दौरे में उन्होंने न सिर्फ पीएम मोदी से मुलाकात की, बल्कि इसके साथ ही वो विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके परिवार से बेहद आत्मीयता से मिली थी और इसके बाद वो चीन के दौरे पर गईं, लेकिन दौरा छोड़कर वापस आ गईं। माना जा रहा है कि चीन को यह बात रास नहीं कि शेख हसीना ने 2 हफ्तों के भीतर दूसरी बार भारत का दौरा किया। उनके कार्यकाल में बांग्लादेश उन पड़ोसी देशों में से रहा है जिसके भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। अब ढाका में सेना के बूटों की धमक है, प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, राजनीतिक उठापटक मची है, स्थिरता कोसों दूर है, लेकिन इस अस्थिरता का असर भारत पर भी पड़ना तय है। बहरहाल अब लगातार घटनाक्रम बदल रहा है और अपडेट भी आ रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर उठी एक चिंगारी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया। उपद्रव और हिंसा के बीच हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया और देश भी छोड़ दिया है। हसीना के इस्तीफे के बाद सेना सामने आ गई है। एक दिन पहले यानी रविवार को 50 से अधिक लोगों की मौत के बाद प्रदर्शनकारी आज प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। अंत में शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और इस्तीफा भी देना पड़ा। शेख हसीना के देश से निकलने के बाद सेना सामने आ गई और अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने ऐलान किया है कि देश में सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और प्रदर्शनकारियों की बात पर विचार करने की बात कही है। आर्मी चीफ ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार का गठन करेगी, राष्ट्रपति के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे। सेना प्रमुख ने कहा कि शांति के लिए सहयोग चाहिए, जो भी अन्याय हुआ है उस पर विचार करेंगे। हिंसा से कोई समाधान नहीं निकल सकता। बांग्लादेश आर्मी चीफ ने कहा कि देश के लोग हमारा सहयोग करें, लोग कानून को हाथ में ना लें। शांति बहाल करने की अपील करते हुए कहा कि छात्रों की पूरी बात सुनी जाएगी। हिंसा से देश का नुकसान हो रहा है। दरअसल बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में दिए गए आरक्षण के विरोध में 1 जुलाई से प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। इससे पहले 5 जून को ढाका हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को फिर से लागू करने का आदेश दिया था। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद पूरे देश में आरक्षण को लेकर विद्रोह शुरू हो गया था और अब स्थिति तख्ता पलट तक पहुंच गई। आरक्षण पर विरोध से लेकर क्या है तख्ता पलट तक की कहानी, डालते हैं एक नजर। 5 जून को हाईकोर्ट का आदेश। 5 जून को ढाका हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए
आरक्षण की व्यवस्था को फिर से लागू करने का आदेश दिया था। शेख हसीना सरकार ने 2018 में आरक्षण की व्यवस्था पर रोक लगा दी थी। 1 जुलाई को प्रदर्शन की शुरुआत। हाईकोर्ट के फैसले के बाद विरोध की आवाज 1 जुलाई को खुलकर सामने आई। ढाका में बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरने लगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक में सरकार के खिलाफ नारे लगने लगे। 16 जुलाई से हिंसा तेज हो गई। बांग्लादेश में प्रदर्शन तेज हुआ। 6 लोगों की मौत हो गई। हिंसा ने विकराल रूप ले लिया। जवाब में हसीना की सरकार ने देश भर में स्कूलों और विश्वविद्यालय को बंद कर दिया। 8 जुलाई को हसीना की अपील खारिज। छात्रों ने हसीना की शांति की अपील को खारिज कर दिया। उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ढाका में कई सरकारी इमारतों के साथ साथ बांग्लादेश टेलीविजन के मुख्यालय में आग लगा दी। 18 जुलाई को 32 लोगों की मौत। देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने अशांति रोकने के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया। कर्फ्यू और सैनिकों की तैनाती के बावजूद झड़पों में कम से कम 32 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला। विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में कटौती की, लेकिन पूरा खत्म नहीं किया। फैसले ने बांग्लादेश को 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए नौकरी में आरक्षण को खत्म करने की प्रदर्शनकारियों की मांगों को संतुष्ट नहीं किया। 4 अगस्त को फिर से प्रदर्शन। हजारों की संख्या में लोग फिर से सड़क पर उतर गए। नतीजा ये हुआ कि 14 पुलिस अधिकारी समेत 68 लोगों की मौत हो गई। पूर्व सेना प्रमुख जनरल इकबाल करीम भुइया ने सरकार से सेना वापस बुलाने को आग्रह किया। आज यानी 5 अगस्त को फाइनल विरोध का आह्वान किया गया था। प्रदर्शनकारी नेताओं ने अंतिम विरोध के लिए ढाका पर मार्च करने का आह्वान किया। सरकार के साथ बढ़ते टकराव के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और राजधानी ढाका भी छोड़ना पड़ा। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुसे और सामान लूट ले गए, जिसके बाद सेना सामने आई। आर्मी चीफ जनरल वकारुस जमान ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सारे हालात के बाद शेख हसीना भारत आ गई है। त्रिपुरा में उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया गया है। त्रिपुरा से वो दिल्ली पहुंची। इस बीच भारत ने बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए बॉर्डर पर 24 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बांग्लादेश भारत सीमा पर भी जवानों की संख्या में इजाफा किया गया है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चले, तो बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ शायद कल्पना नहीं की थी, और इसलिए ये कहना होगा यहां पर क्योंकि हंगामा, हिंसा, प्रदर्शन, आरक्षण को लेकर आग लगातार हो रही थी। लेकिन सवाल यही था कि ये हो जाएगा कि शेख हसीना को वहां से जाना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात कि ठीक है भारत तो वो आ चुकी हैं, लेकिन भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा और आगामी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो क्या स्थिति और हो सकती है। फिलहाल बांग्लादेश की बात करें तो सेना ने अपना मोर्चा संभाल रखा है, और मुझे लगता है ये एक ऐसा विषय है जिसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि जहां तक शेख हसीना की बात है उनके संबंध यहां बहुत अच्छे रहे हैं। हाल ही में जब उनके दौरे हुए थे, चाहे पीएम मोदी की बात हो, चाहे कांग्रेस से सोनिया गांधी की बात हो, कहीं ना कहीं एक आत्मीयता के साथ वो मिली होना भी था, क्योंकि किसी देश की जो पीएम होती हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, मुझे लगता है वो एक अपने संबंध अलग हैं। लेकिन जिस स्थिति परिस्थिति में वो आई हैं वो अपने आप में कई सवाल लेकर आया है, और आगे क्या, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सुखविंदर फौजदार। सुखविंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे फरीद खान। फरीद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं कर्नल रिटायर्ड जीएस सोढ़ी। जीएस सोढ़ी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं राजेश भारती। राजेश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं दीपक कुमार गुप्ता। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजेश भारती जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, पहुंच रही। राजेश भारती जी, चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये एक ऐसा मामला आया
बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, जो स्थितियां परिस्थितियां हुई, 5 जून से ये तमाम चीजें चली, सुप्रीम कोर्ट का भी अपना एक डिसीजन आया, आरक्षण की ये बात थी, जिस तरीके से पूरा मुद्दा, पूरा मामला जो हमें और आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। लेकिन क्या इस चीज की कल्पना की गई थी कि ये स्थितियां निर्मित हो जाएंगी, और वाकई में अब आगे क्या इसका कोई असर भारत तक दिखेगा? क्योंकि फिलहाल जो बात है, जो खबरें हैं वो यही हैं कि जो शेख हसीना है वो यहां आई हैं। देखिए, निश्चित रूप से इसका जो असर है वो भारत पे आएगा। 4000 से अधिक 4000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक एरिया हम चाइना जो है बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं, और बांग्लादेश में जिस तरह की अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई, उस अराजकता में आर्थिक संकट और बढ़ेगा। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी में जो परिधान उद्योग है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसका एक सबसे बड़ा, आज कह सकते हैं कि जो फॉरेन करेंसी बांग्लादेश को मिल रहा है वो उसके माध्यम से मिल रहा है। यूरोप और अमेरिकन वर्ल्ड के लिए वो जो है सबसे बड़ा प्रोडक्शन सेंटर बना हुआ है। उसकी इकोनॉमी पिछले 2 दशक में 3 गुना जो है पर कैपिटा इनकम मैंने बढ़ा है। कहा जाता है भारत के आसपास के देशों में आज बांग्लादेश ने आर्थिक तरक्की में की जो रफ्तार है वो भारत से आगे। लेकिन कोरोना के बाद की जो स्थिति बनी और जो आर्थिक संकट और बेरोजगारी, उसने हालात वहां पे बिगाड़े हैं, क्योंकि एक बार आर्थिक तरक्की के बाद जो माहौल बन रहा था उस माहौल पे ब्रेक लगा, एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ, फॉरेन करेंसी का इनकम, इसीलिए आप देखें कि बांग्लादेश का जो विदेशी रिजर्व है वो प्रभावित हुआ है। तो ऐसे में जो ये चौथी बार चुनाव जीतने के बाद जो कहा जाता है कि विवादास्पद तरीके से चुनाव जीत के शेख हसीना वहां की लगातार चौथी बार, वैसे तो एक बार उससे पहले भी वो प्रधानमंत्री रही है 96 से 2001, लेकिन 2009 से ये चौथी बार लगातार वो प्रधानमंत्री बनी। और जिस तरह से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उनकी नेता खालिदा जिया के समर्थकों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को जिस तरह से कह सकते हैं कि उनकी हत्याएं हो रही थी, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा था और उन्हें आतंकवादी कहना, जैसे अभी छात्रों का आंदोलन शायद इतना बड़ा आंदोलन न बनता यदि 12 जुलाई को एक रैली जो है एड्रेस करते हुए शेख हसीना ने राजाकार जो है राजाकार शब्द जो है वो उनके लिए बांग्लादेश में इस्तेमाल होता है, जो पाकिस्तान समर्थक थे जब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश स्वतंत्रता की लड़ाई पाकिस्तान से लड़ रहा था। इसके बाद जो हिंसा की स्थिति बनी है, तो माने इतनी राजनीति की गहरी समझ रखने वाली शेख हसीना ने ये ब्लंडर क्यों किया, या फिर सेना का साथ छूट जाना। सेना ने प्रदर्शनकारियों पे, जैसे ही शेख हसीना ने कुछ दिन पहले की सेना ने प्रदर्शनकारियों पे गोली चलाने से मना कर दिया, ये तभी सिग्नल था। तो इसमें निश्चित रूप से चाइना और पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। ये बांग्लादेश का केवल आंतरिक मामला नहीं है, क्योंकि भारत के पड़ोस में एक आर्थिक रूप से मजबूत और शक्तिशाली देश जो भारत का के करीब हो, ये पाकिस्तान को नहीं एक्सेप्टेबल होगा, न ही चाइना को। तो इसमें मुझे चीन और पाकिस्तान दोनों की जो है गहरी साजिश, गहरी भूमिका नजर आती है। ये माने बिना बाहरी मदद के एकाएक 3 किलोमीटर प्रधानमंत्री निवास से 3 किलोमीटर पहले से इस तरह की घेराबंदी की कि जहां संभव ही नहीं था आंदोलनकारियों का, फिर भी वो वहां तक पहुंच गए। तो ये इसमें कोई गहरी साजिश है, कोई गहरा षड्यंत्र है, इसलिए भारत को सावधानी से इस पूरे मामले पे ध्यान रखना। बिल्कुल ठीक है। कर्नल जे.एस. सोढ़ी जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी राखी जी, आपकी आवाज आ रही है। कर्नल जे.एस. सोढ़ी जी, जो कुछ भी हुआ, बांग्लादेश का सिनेरियो हमारे और आपके सामने है। देखिए, राजेश भारती जी ने बहुत सारी चीजों को क्लियर तो कर दिया। आप क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, मुझे लगता है ये क्योंकि बात सेना की आ रही है, कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं कि पहले भी गोली चलाने से मना कर दिया गया था, और ये जो प्रदर्शन एकदम से हुआ है, वाकई में कहना पड़ेगा कि आप समझ रहे हैं कि किसी मतलब कहना चाहिए कि कहीं किसी देश के यदि प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, इमीडिएट इस्तीफा देना पड़ रहा है, चीजें बिगड़ रही हैं, कंट्रोल में नहीं है,
तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। वाकई में क्या ये संभावनाएं, आशंका जो उन्होंने जताई है राजेश भारती जी ने कि बिना किसी की मिली भगत के, या जैसे उन्होंने सीधे सीधे नाम लिया चीन या पाकिस्तान के, ये संभव नहीं था और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव भारत पे पड़ सकता है, आप क्या मानते हैं? जैन राखी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। मैं भारती जी की पूरी टिप्पणी के साथ मैं सहमति करता हूं। इसी साल 5 फरवरी 2024 को अमेरिका की डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने अपनी 2024 की एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट सार्वजनिक की। उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि जिस तरह से पाकिस्तान, चीन और भारत में टेंशन बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं जब इन तीनों देशों के बीच में 2 फ्रंट वॉर होंगी। जितनी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, सारी टाइमलाइन 2035 के 2 फ्रंट वॉर की तरफ जा रही है। जब 2035 में पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत पे अरुणाचल प्रदेश के लिए। भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं चीन को मिला के, 8 में से 7 चीन की पूरी पकड़ और जकड़ में हैं। सिर्फ एक छोटा देश बचता है भूटान, जिसके रिश्ते हमारे साथ अच्छे हैं। लेकिन जिस तरह से भूटान और चीन के लैंड डिस्प्यूट्स पे बातचीत एडवांस स्टेज पे, वो दिन दूर नहीं जब चीन और भूटान के भी दोस्ती हो जाएगी और उनके बीच भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बन जाएगा। जो हम सालों से सुनते आए थे कि चीन हमें समुद्री रास्ते से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत घेरने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्लानिंग एग्जीक्यूशन पूरी हो चुकी है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, पिछले साल 20 मार्च को बांग्लादेश में कॉक्स बाजार इन्होंने बनाया चीन ने नौसेना का अड्डा, जिसमें आज की तारीख में चीन की 2 पनडुब्बियां तैनात हैं। मालदीव में लामो अटॉल में चीन की सैन्य गतिविधि देखी गई है। म्यांमार के काय फुक्यू द्वीप पे चीन की सैन्य गतिविधि देखी गई है। हम सारे जानते हैं कि 3448 किलोमीटर लंबा LAC और 1510 किलोमीटर लंबा पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर दोनों ऑलमोस्ट एक हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की गहरी दोस्ती है, दोनों की सेनाएं एक दूसरे के साथ इंटरऑपरेबिलिटी के सैनिक अभ्यास कर रही हैं। अब जहां तक चीन है, उसने हमें जमीनी रास्ते से, समुद्री रास्ते से पूरी तरह से घेर लिया है। मैं आपके दर्शकों का ध्यान लेके जाना चाहूंगा, पिछले साल 7 अगस्त 2023 को जनरल MM नराव ने, जो कि भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष हैं, हमारे 28वें सेनाध्यक्ष थे जो 2 साल पहले रिटायर हुए हैं, पिछले साल उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए दिक्कत पैदा करेगी। आज बांग्लादेश से उनके प्रधानमंत्री का भाग जाना और चीन के पूरे अब जकड़ में आ जाना, क्योंकि वो दिन दूनी जब खलीदा जिया दोबारा प्रधानमंत्री बनेगी, और हम सारे जानते खलीदा जिया एंटी भारत है और प्रो चाइना है, तो हम पूरी तरह से हम घिरे जा चुके हैं। तो ये भारत के लिए आज जो बांग्लादेश में हुआ बहुत बड़े खतरे की घंटी है। ठीक है, बिल्कुल। जय सोढ़ी जी, वापस आऊंगी। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आवाज पहुंच रही है? जी राठी जी। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आपसे तो मैं यही जानना चाहती हूं, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, NDA की सरकार है, और मुझे लगता है कि शेख हसीना जिस तरीके से भारत आई हैं, और बड़ी बात यह भी होगी, देखिए संबंध अपनी जगह हैं, व्यवहार अपनी जगह है, लेकिन जिस स्थिति परिस्थिति में आई हैं, तमाम जो स्पेशलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट भारत पर पड़ सकता है। तो उस स्थिति में किस तरीके से आगे बढ़ने की दिशा है, और जो कुछ भी हुआ उस पर आपकी प्रतिक्रिया पहले? निश्चित तौर पर राठी जी, जो बांग्लादेश में जो घटना घटी है, इसको ये नहीं कह सकते कि वहां पर ये कोई एक अचानक आंदोलन हुआ है। इसमें बहुत बड़ी साजिश है। उनके पड़ोसी राज्यों जो भी देश है उनके साथ आप देखिए कि जिसने बांग्लादेश की लड़ाई के लिए इतना बड़ा जो है ना अपना पूरा जीवन खपा दिया था, बांग्लादेश की आजादी लड़के मुजाहिदुर रहमान ने बांग्लादेश को अलग कराया पाकिस्तान से। उससे पहले ये जो पूर्वी मुस्लिम थे, इनकी क्या हालत बना रखी थी पाकिस्तान में, तभी तो वो अलग हुए। और आज उन्हीं की मूर्तियां तोड़ी जा रही है जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराया, आजादी की लड़ाई लड़े, आज उनकी मूर्तियां तोड़ना, तो ये कहीं ना कहीं साजिश बहुत बड़ी है। बांग्लादेश के युवा कहीं ना कहीं किसी ना किसी के बहकावे में, और दूसरे जो पाकिस्तान है, चाइना भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, कहीं ना कहीं इनकी साजिश है इस तरह का बांग्लादेश में कराना। रही बात भारत की,
भारत हमारा चौमुखी हर तरह से सुरक्षित है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें चली रहती है, वो चलती रहेंगी। हमने जहां भी हर मोर्चा पे, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जब आमना सामना हुआ है तो पाकिस्तान भी मुंह की खा के गया है बार बार, और चाइना भी खा के गया है। वो आपने गलवान में पिछली बार देख लिया कि जिस तरह से हमारे भारतीय सेना के जवानों ने डट के जवाब दिया, उनको भागने का मौका नहीं मिला। तो ये कहना गलत होगा कि इस भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। भारत को घेरने के लिए कोई हस्ती अभी तक पैदा नहीं हुई है और ना ही भारत को घेर पाएगा, क्योंकि भारत आज की तारीख में एक नई ताकत बन के उभरा है। भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं है जिसके पास हर चीज का एक अभाव होता था, अच्छे हथियार नहीं होते थे, और तो और लोग हमारे सैनिकों के पास लाइव जैकेटें नहीं होती थी। आज बहुत से हथियार ऐसे हैं जो हम भारत में जिनका निर्माण करा रहे हैं, और हम जो है ना एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं काफी देशों को। 28 ऐसे देश हैं जिनको भारत में बने हुए हथियार एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो भारत को आज कोई छोटी पूरी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, सवाल देखिए ये भी है कि आखिरकार वो स्थितियां परिस्थितियां क्या बिगड़ेंगी भारत पर, जहां तक प्रभाव की बात है तो किस परिप्रेक्ष्य में वो प्रभाव पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण है। हम सक्षम हैं, मजबूत हैं, ये एक अपनी जगह बात है, लेकिन मुझे लगता है बाकी और स्पेशलिस्ट भी हैं, वो बताएंगे कि किस परिप्रेक्ष्य में एक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वो आई भारत ही हैं और जो स्थितियां परिस्थितियां हुई हैं वो वाकई में ऐसी हैं जो अपने आप में सवाल खड़े कर रही हैं। मैं वापस आऊंगी आपके पास। सुखविंदर जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी सुखविंदर जी, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, शेख हसीना भारत आई हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि भारत को भी इसका बहुत कुछ, कहते हैं ना कि एक प्रभाव जो है वो पड़ेगा। तो आपकी सबसे पहले तो प्रतिक्रिया ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ है? देखिए, बांग्लादेश हमारा साथी है। हमने ही बांग्लादेश को जब आजादी के समय पे हिंदुस्तान ने ही बांग्लादेश को बनाया। आपको पता ही है कि बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए हमारी सेना ने अपना खून पसीना बहाया और पाकिस्तान से उसको आजाद करवाया। आज जो बांग्लादेश के अंदर घटनाक्रम हुए हैं वो हमारे लिए बड़ा मतलब बड़े दुख की बात है, क्योंकि बांग्लादेश हमारा बहुत पुराना साथी है। और जैसे जिस तरीके से वहां से प्रधानमंत्री शेख हसीना जी वहां से इमीडिएट रिजाइन करके इस्तीफा देके हिंदुस्तान आई हैं, वहां पे देखिए आज बांग्लादेश हाथ से निकल चुका है। वो इस्लामिक कंट्री बनता जा रहा है धीरे धीरे। और वहां के लोग जिस तरीके से वहां की सरकार से नाराज थे, और आने वाले कल आपको पता है हमारे देश के अंदर भी कितने बांग्लादेशी ऑलरेडी पहले से यहाँ पे बैठे हैं। और सरकारें वादे तो बहुत बड़े बड़े करती हैं। जब बीजेपी सरकार आई थी कि हम इन बांग्लादेशियों को भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हुआ इनकी सरकार के समय में उल्टा उनकी संख्या बढ़ी है यहाँ पे। तो आज हमारे लिए हमारे सर पे खतरा मंडरा रहा है। एक साइड देखिए बांग्लादेश का मामला हो गया, दूसरी साइड आपको पता है ईरान का भी मामला हो गया। ईरान के अंदर क्या चल रहा है सामने है। पाकिस्तान पहले से हमारी ताक में बैठा है, इधर चाइना बैठा है। हम चारों तरफ हमारे दुश्मनों से घिर चुके हैं। पहले शेख हसीना जी से हमारे संबंध अच्छे हैं, वो वहां की प्रधानमंत्री थी, तब तक कुछ हम सोच सकते थे कि हमारे यहाँ पे अगर कुछ वहां पे सरकार के लेवल पे शायद हो सकता था, कोई हमारे साथ कोई ऐसी बातचीत ना होती, कोई हमारे खिलाफ कोई वो कार्रवाई ना करते। लेकिन अब जो शासन है, आज वो शासन जो वहां की सेना के हाथ में आ गया, मैं ये कहूंगा कि सेना के भी कट्टरपंथी, सेना के भी कई लोग ऐसे हैं जो कट्टरपंथियों के दबाव में है। और ये जो मूवमेंट चली है, जो स्टूडेंट अकेला आप इसे ये लेके नहीं चल सकते, ये अकेला आरक्षण का मुद्दा है। ये एक इन्होंने बदलाव लेके आए इस देश को, जिस तरीके से पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्क बनाने पे ये तुले हुए हैं, उसी तरीके से पहले ये अपना अफगानिस्तान गया, फिर पाकिस्तान, धीरे धीरे अब बांग्लादेश, ये उसी साइड जा रहे हैं कि हमारे जो यहाँ पे हिंदू और सिख लोग अभी बचे हुए हैं। देखिए आप आने वाले कल में आप देखिए, पहले से ही बहुत दिक्कत है उनको, उन लोगों के धर्म चेंज कराए जा रहे हैं, उनको मारकाट की जाती है। और इन सब चीजों से अभी वहां पे उनके ऊपर दबाव नहीं रहा,
पहले सरकार का थोड़ा बहुत जो प्रेशर था आज वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुझे लगता है पहले प्रेशर तो नामात्र ही था दिखाने के लिए, आज आने वाले कल के अंदर हमारे लोगों को और हमारे देश के ऊपर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है, और हो सकता है कि आने वाले कल के अंदर ये जो बांग्लादेश के अंदर मूवमेंट शुरू हुई और ये हमारे हिंदुस्तान तक पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। फरीद जी, आवाज पहुंच रही मेरी? फरीद जी आ रही आवाज? फरीद जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। फरीद जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, जो कुछ भी हुआ है भारत पर, इसका असर भारत पर किस परिप्रेक्ष्य में, किस तरह का असर हो सकता है, राजनीतिक रूप से इसको किस दिशा में ले जाने की कोशिश की जाएगी और जाहिर तौर पे होगी? जी बिल्कुल, देखिए जो भी हुआ है बहुत दुखद है, और वहाँ पर जिस तरह से जो जवानों की जानें गई हैं, कम से कम 300 लोग वहाँ मारे गए हैं, दुखद है। और उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री का देश छोड़कर भाग जाना भी उससे ज्यादा दुखद है। मगर जो भी चीज है, हमारा ये तो 2 राष्ट्रों का मैटर है और हम लोग एक स्टेट में हैं, तो इसमें जो भी हमारे नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी निर्णय लेंगे उसको हम सब मानेंगे। लेकिन ये चिंता का विषय यही है कि हमारे पड़ोसी देश है, अभी यहाँ से उनके यहाँ बहुत से यहाँ फूड सप्लाई होता है, खाने पीने का सामान जाता है, बहुत सा एक्सपोर्ट होता है, तो बहुत से लोगों को तकलीफें होंगी। और बहुत से बांग्लादेशी जो इलाज कराने के लिए बेंगवाल आते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, ये हम लोग की प्राथमिकता होगी। और जैसा भी बाकी की जो भी निर्देश केंद्र की तरफ से हमारे यहाँ आएगा, हम लोग उसको मानेंगे। ठीक है, फरीद जी वापस आऊंगी। दीपक जी, आवाज पहुंच रही है? दीपक जी, चलिए दीपक जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। एक बार फिर से मुझे ऐसा लगता है, राजेश भारती जी, आप ही की तरफ इस चर्चा को लेकर जाऊंगी। और एक बड़ा सवाल यहां पर अब ये है जो मुख्य रूप से आएगा। देखिए, जो घटनाक्रम हुआ, किस वजह से हुआ, किस तरह से मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो डिसीजन दिया था 21 जुलाई का, जो बात निकल कर आई है, उन्होंने कटौती की आरक्षण में, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं किया। फिर ये बात आगे गई, कई लोग घायल हुए, वहां पे झड़प शुरू हुई, हिंसा शुरू हुई, स्थितियां धीरे धीरे करके बिगड़ती चली गई। अब वो कंट्रोल क्यों नहीं हो पाई, उसके पीछे की क्या वजह मुख्य रूप से रही, और आगामी समय में ये जो चीजें आई हैं, दोबारा कभी इस तरह की चीजें हम ना देखें। बांग्लादेश में अब आगे क्या सिनेरियो होगा, शेख हसीना के लिए सिनेरियो क्या होगा, राजनीतिक रूप से ये किस दिशा में जाएगा, ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं जिस पर मुझे लगता है चर्चा बहुत जरूरी है। ऐसा है कि जो छात्र राजनीति होती है अक्रॉस द ग्लोब की हम बात करें, ये भारत तक ही नहीं है, किसी भी देश में जो छात्र राजनीति होता है वो किसी मुद्दे पे यूनाइट होते हैं। और क्या होता है कि छात्र राजनीति के भटकने के, अपने मुद्दों से भटकने की संभावनाएं सबसे अधिक रहती है, क्योंकि वहां ऊर्जा से भरे हुए बच्चे होते हैं। और जैसे कोई लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप यदि नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं है, क्योंकि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने, बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जो है इस मुद्दे को एक तरह से खत्म ही कर दिया, तो उसने आरक्षण जो 30% है उसे घटा के 10% कर दिया। तो एक तरह से मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन छात्र राजनीति में जो बाहरी तत्व घुस गए थे, खासकर जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, वो मुझे लगता है कि बाहरी ताकतों के हाथों में खेल रही है। क्योंकि आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी नेता खालिदा जिया हैं, उनके लिए एक तरह से वो राजनीतिक रूप से जो वनवास में है, पिछले जो है 2009 से, चाहे शेख हसीना ने चुनाव वैधानिक तरीके से जीता हो, या इस बार जो आरोप था कि चुनाव में बड़े पैमाने पे धांधली करके चुनाव जीता गया, लेकिन अंततः उनके पार्टी के कैडर्स छोड़ के जा रहे थे। माने उस पार्टी के बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया है, उनकी जो है हत्या कर दी गई। वैसे शेख हसीना ने ऐसी हत्याओं में अपनी भूमिका से सीधे इनकार किया है, लेकिन फिर भी जो है हजारों कार्यकर्ता, उनके 10,000 कार्यकर्ता पार्टी बांग्लादेश की जेलों में बंद हैं। तो खालिदा जिया के लिए ये बहुत बड़ा अवसर था, जिसको वो भुना के शेख हसीना को सत्ता से अपदस्थ कर पाई। यहाँ तक स्थिति जाएगी, मुझे लगता है इतनी बात तो शायद खालिदा जिया ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन छात्र राजनीति होती इसी तरह की है, और छात्र राजनीति ने
जो है उसकी जो ऊर्जा है वो यहाँ तक पहुंच गई। तो इसमें निश्चित रूप से, लेकिन इसका प्रभाव भारत पे भी जो है काफी कुछ आने वाला है। हमारे यहाँ यदि वहां समस्या नहीं रुकती है, आर्थिक ये स्थिति ऐसे ही बनी रहती है, तो फिर से आपके यहाँ एक शरणार्थी की बड़ी समस्या भारत में आएगी। और भारत के कुछ राज्य जो सीधे बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, उन राज्यों में स्थिति जो है, हम जानते हैं कि बांग्लादेशी अप्रवासियों को लेके भारत में असम में कितनी भयानक हिंसा का दौर चला है, मणिपुर में मुद्दा रहा है, हमारे वेस्ट बंगाल में रहा है और राज्यों में भी। तो ये फिर से एक नई समस्या आ सकती है। भारत को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। हमें अपने बीएसएफ को और जो भी सीमाओं की रक्षा के लिए जो भी बेहतर से बेहतर हमें तैयारी है वो करनी चाहिए। और हमें आप्रवासन की किसी समस्या से भारत को फिर दो चार न होना पड़े, इसको भी देखना है। और शेख हसीना के साथ हमें जो है मजबूती से खड़ा रहते भी हैं, फिर भी अंततः जो वहां नई सरकार बनेगी आपको उसके साथ भी संबंध सामान्य करने पड़ेंगे, बातचीत करने पड़ेंगे, नहीं तो एक देश के साथ संबंध खराब। बिल्कुल ठीक है। दीपक जी भी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक जी, आवाज पहुंच रही है? दीपक जी, दीपक जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहा हूँ। हाँ आपको? हाँ, अभी आ रही है, बहुत कम है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बट ठीक है, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। मुझे लगता है समय भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, और लगातार सभी स्पेशलिस्ट इस पैनल में जितने लोग हैं उन्होंने कहा, देखिए इफेक्ट तो इसका पड़ेगा भारत पर, तो बहुत गंभीरता से इसको समझने की जरूरत है। खासतौर पर शरणार्थी वाला जो विषय आता है, इसको देखना पड़ेगा। यदि स्थितियां वहां कंट्रोल नहीं होती हैं तो, और जो सरकार बनेगी उसके साथ सामंजस्य बनाना है। फिलहाल तो सेना ने मोर्चा संभाला है। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। राखी जी, राधे राधे, सबको बहुत बहुत नमस्कार। राखी जी, देखिए इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा हमें। हिंदुस्तान में आना वो इस तरीके से है कि जब किसी भी पड़ोसी के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने सबसे करीबी और सबसे मजबूत पड़ोसी के घर की तरफ जाता है, जिससे कि उसकी आत्मरक्षा और उसकी रक्षा हो सके। तो शेख हसीना जी को कहीं ना कहीं भारत के लोगों पे और भारत के प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है, सरकार पे, तो इसलिए वो भारत आई। ये उनकी एक सोच है, और हमारे लिए थोड़ा सा गर्व की बात भी है कि किसी पड़ोसी ने हम पे भरोसा करा है और उस भरोसे को हमें कायम रखना है। दूसरी बात, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, इस पे बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा, बड़ी शालीनता से, बड़े धैर्य के संग चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरणार्थी भी वहाँ पे हैं और उन लोगों के भी शरणार्थी हमारे हिंदुस्तान में हैं, जिनको हम रोहिंग्यास कहते हैं। तो बहुत ही बैलेंस के संग चलना है। इसमें कहीं ना कहीं चीन का रोल बहुत बड़ा हो सकता है, तो इसलिए हमें चीन को सबक सिखाने के लिए टाइम बहुत अच्छा है कि हम इकोनॉमिकली चीन के ऊपर इफेक्ट डालें इस चीज का। हम चीन का बहिष्कार करें इकोनॉमिकली, हम चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें धीरे धीरे, जिससे कि चीन के ऊपर एक इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक हिंदुस्तानी ऐसा देश है जो चीन से इकोनॉमिकली लड़ सकता है। बाकी देशों में इतनी ताकत नहीं है कि वो इकोनॉमिकली चीन से लड़ सके, सिर्फ भारत ही है जो इकोनॉमिकली चीन से लड़ सकता है। भारत जो चीन से इम्पोर्ट करता है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रतिबंध एज अ सरकार ना लगाए डिप्लोमेटिक, लेकिन एज अ पब्लिक हम सब लगाएं। हम सब भारतीयों को उसके ऊपर सोचना चाहिए कि हम चीन के सामान का बहिष्कार करें, और 15 अब जो कल से या परसों से ही इसके ऊपर हमें एक गतिविधि दिखानी पड़ेगी, जिससे चीन को भी समझ में आए कि वो जो चाल चल रहा है हमें कमजोर करने के लिए, हमारी सीमाओं को कमजोर करने के लिए, तो वो ना हो। दूसरा, थोड़ा सा जो देश में हमारे एक राजनीतिता चल रही है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, उस तरफ भी हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उसको हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा उन सब चीजों पे भी अगर आप देखें पिछले दो महीने से, एक महीने से बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है, जिससे कि हमारे देश में खुद एक सिचुएशन थोड़ी सी खराब होने की तरफ जा रही है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख बहुत कड़े कदम लेने पड़ेंगे और पड़ेगा राजनीति को अलग रखने के लिए। ठीक है दीपक जी, वापस आऊंगी। मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण पॉइंट एक बार फिर से फरीद जी आपकी तरफ इस चर्चा को ले जा रही हूँ, इसलिए क्योंकि बात जब शरणार्थी की आएगी तो मुझे लगता है ये एक वेस्ट बंगाल से जुड़ना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं, बांग्लादेश, फिर शरणार्थी, फिर वेस्ट बंगाल में किस तरीके से, बाकी जगह किस तरीके से ये कनेक्शन बनता है। मुझे लगता है वेस्ट बंगाल के लिए भी पर्टिकुलर ये तमाम चीजों को देखना पड़ेगा। देखिए, भारत आए हैं, सब भारत का हिस्सा तो है, लेकिन मुझे लगता है कहाँ इसकी संख्या ज्यादा होगी,
कहां पर वो आएंगे नहीं आएंगे ये सारा सिनेरियो बाद में क्लियर होगा, लेकिन यदि स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है तो वेस्ट बंगाल को भी अपने स्तर पर चीजों को समझना होगा। तय है कि जो बॉर्डर हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री जी जो फैसला करेंगे वो हम सबको मान्य होगा, क्योंकि ये दो राष्ट्र का मैटर है। और दूसरी बात, अभी कल रात से ही हमारे यहाँ पे DGPSF बंगाल में है, लगातार वो मीटिंगें कर रहे हैं, बॉर्डर पर अपना काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारी सेना सक्षम है इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए, और वो इस चीज को जरूर संभाल लेंगे। तो अगर बॉर्डर कंट्रोल में रहेगा तो इस तरह के कोई भी लोग अंदर इलीगली कोई अंदर नहीं आ पाएगा। ये तो केंद्र का काम है, केंद्र देखेगा, और हम लोग भी अपनी तरफ से जो देख सकते हैं जरूर देख रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा काम केंद्र के ऊपर है। केंद्र अगर बॉर्डर सील करके रखेगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई लोग अंदर आ सके। बाकी हमारे देश की जो भी नीति होगी, जो भी प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे, उसमें हम सबके लिए मान्य होगा, मगर इलीगली हम लोग किसी को आने नहीं देंगे। और अगर बाकी जो देश के नेता जो भी फैसला करेंगे वो देखा जाएगा। देखिए, अब ये तो पूरा एक बड़ा सा क्राइटेरिया होगा, जिम्मेदारी जवाबदारी दोनों ही सरकार की होगी कि वो किस दिशा में इस पर क्या डिसीजन लेते हैं, वो किस तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा एक टास्क मुझे लगता है ये सरकार के लिए होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी निश्चित तौर पर ये होगा। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, इस दिशा में यदि बात आगे बढ़ती है तो कितनी बड़ी चुनौती जैसा इसको मानते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं बिना किसी हिंसा के, बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी स्थितियों के बदले चीजों को सेट करना, यदि वहां से कोई आ रहा है, यदि मान लीजिए वहां हिंसा नहीं रुकती है तो चीजों को संभालना तो पड़ेगा और जिम्मेदारी भारत की होगी। देखिए राखी जी, सरकार पूरी निगाह बनाए हुए है, उनके एक एक घटनाक्रम के ऊपर हमारी निगाह है, और बॉर्डर को हमने बिल्कुल इस टाइम सील कर दिया है। अतिरिक्त हमने फोर्स बॉर्डर पर रवाना कर दिए गए हैं और वहां जाके अपनी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो आप निश्चित मानिए कि बॉर्डर पे इस तरह की कोई भी हरकत होने वाली नहीं है। और सरकार एक एक बात पे, पल पल पे, बांग्लादेश की घटनाओं पे अपनी पूर्ण निगाह बनाए हैं। हम बिल्कुल देख रहे हैं कि वहां क्या चल रहा है और उसी को देख के हम अपना आगे कदम बढ़ाएंगे। हसीना जी हमारे यहाँ आई है, बिल्कुल जो भी सरकार डिसीजन लेगी, अगर वो यहाँ रहना चाहिए, वैसे तो अभी तक उनके जो मैसेज उनका आया है कि वो शायद बाहर की दूसरी कंट्री में जाने के लिए कह रही है। बाकी सरकार बातचीत चल रही है, जो भी होगा उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। बाकी ये निश्चित है कि ये अगर कोई रूमर फैला है कि सरकार हमारा देश गिर गया है, हम चारों तरफ से गिरे हैं, तो ये फालतू की बातों से कोई मतलब नहीं है। भारत आज बहुत बड़ी शक्ति है और इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। पाकिस्तान तो जब से आजाद हुआ है, जब से पाकिस्तान अलग बना है, तब से भारत के ऊपर अटैक कर रहा है। चाइना भी जब से अटैक कर रहा है कि मगर आज दिन तक भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो ये सब कहना अलग है कि एक साइड टू साइड जो है ना ये अटैक होगा और ये सब मिलकर करेंगे। तो आज भारत ने भी कुछ चूड़ियां नहीं कर रखी। भारत आज बहुत बड़ी शक्ति है। आज भाई आर्मी बहुत बड़ी शक्ति है, एयरफोर्स हमारा आज हर तरह से सक्षम है, हमारी नेवी हर तरह से सक्षम है। हम सबको मुंह तोड़ जवाब, मगर ये है हम पड़ोसी का, जो हमारे पड़ोसी देश है, हम पड़ोस धर्म निभाएंगे। वो हमारे साथ जैसे रिश्ते रखेंगे हम उनके साथ वैसे ही रिश्ते कायम करेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी का कहना है, ना हम किसी के साथ गलत करते हैं और ना ही गलत बर्दाश्त करते हैं। अगर वो हमसे जो सहायता मांगेंगे हम बिल्कुल आगे हाथ बढ़ा के उनका जो भी समर्थन मिलेगा करेंगे। अगर हमारी तरफ कोई गलत निगाह उठा के देखेगा तो फिर हम सामने वाले की आंख निकालना भी जानते हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये पहले की सरकार नहीं है जो कश्मीर में सेना के ऊपर पत्थरबाजी हुआ करती थी और सेना अथाई खड़ी रहती थी। आज क्यों नहीं होती वहां पत्थरबाजी? आज वो ही घुसपैठी है पाकिस्तान के, क्यों नहीं इतने ज्यादा आ रहे? पहले पूरे देश में बम ब्लास्ट होते थे, देखा होगा आपने। कांग्रेस शासन काल में बम्बई, कलकत्ता, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कोई शहर नहीं था जहां बम ब्लास्ट ना होते हो। 2014 के बाद
अगर जम्मू कश्मीर से बाहर निकल के कोई घटना हुई हो तो बता दें आप। तो सरकारों का फर्क पड़ता है। आज सरकार है जिसकी इच्छा शक्ति है, जिसने आज कश्मीर को शांत बना दिया। ठीक है कैप्टन नाई सिंह भदौरिया जी, दो सेकंड हो लेंगे। इसी कश्मीर में, हमारे भारत में होते हुए भी इस कश्मीर में कोई तिरंगा नहीं लहरा पाता था। आज वहां तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। 2014 के बाद ये बदलाव आया है। तो ये कहना गलत होगा कि भारत को चारों तरफ किसी की औकात नहीं है जो भारत को घेर सके। भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। भारत की सेना आज वो सशक्त खड़ी है कि उनका मुकाबला कोई करने वाला नहीं है। ठीक है, मैं तो बस इतना जानती हूँ कैप्टन नाई सिंह भदौरिया जी कि भारत की जो सेना है वो हमेशा सशक्त रही है। देखिए मुझे लगता है आज भी यदि सेना को फ्री कर दीजिए आप, फिर आप देखिए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो उनके शौर्य पर तो सवाल उठाना मुझे लगता है लाजमी नहीं है। किसी भी राजनीतिक रूप से सेना पर तो यदि सवाल उठेगा तो मैं उसके पक्ष में कभी भी नहीं रही हूँ और ना रहूंगी। खैर सुखविंदर जी, मुझे लग रहा है यहाँ एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण आई है राजनीतिक रूप से, क्योंकि शरणार्थियों की बात चल पड़ी थी और सरकार के लिए चुनौती होगी, जिम्मेदारी होगी। जिस तरीके से कैप्टन नाई सिंह भदौरिया जी कह रहे हैं कि पूरी तैयारी है, पल पल की अपडेट है, नजर बनाए हुए हैं, कहीं ऐसी कोई चीज होगी नहीं और सारी बॉर्डर सील है। मतलब एकदम से तो कोई इस तरीके से आ नहीं सकता, सारी चीजों को देखा परखा और समझा जाएगा। मुझे लगता है इस वक्त ये जो घटनाक्रम हुआ है इस पर सियासत कम ही हो तो बेहतर होगा, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन भारत तक आया है। यहाँ की चीजें ना खराब हो, यहाँ की चीजें ना बिगड़े, तो यहाँ सबको एकता के साथ चीजों को समझना और अपने अच्छे सुझाव के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए, हम सरकार के साथ हैं, हिंदुस्तानी वासी हैं, सभी लोग सरकार के साथ हैं। हम चाहते हैं सरकार कदम उठाए। देखिए, एक चीज तो है कि जो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश में जब डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, बांग्लादेश में जैसे अस्थिरता पैदा हुई, वहां पे स्थिर सरकार नहीं रही, तो वहां के लोग जो मूल निवासी जो अपना कारोबार करते हैं या कोई भी इस टाइप के लोग हैं, वो लोग देखिए पहले से बांग्लादेश बहुत गरीब कंट्री है। हमारे यहाँ तो पहले से उनका आना जाना, कितने लोग हमारे यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर पे सही तरीके से फेंसिंग नहीं है। आपको पता है कई बार पानी आता है, फेंसिंग बहेगी कई बार, और वहां से वो कई रास्ते हैं, हमारी जो उनके साथ सीमा है बहुत लंबी सीमा है, वो रास्ता क्रॉस करके उनके लिए देखिए, अगर हमारे बीजेपी के मित्र हमारे ये कहें कि हम रोक पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है कि वो सालों से आ रहे हैं। इतनी जल्दी उनको बांग्लादेशियों को रोकना अपने देश के अंदर आने से बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी चुनौती हमारी यही रहेगी कि बांग्लादेशी जो है शरणार्थी बन के हमारे देश में आएंगे, उनका हमारे देश के अंदर आके, भला हमारे यहाँ पे जब वो आएंगे, हमारे खुद के अपना हमारा सिस्टम खराब होगा, क्योंकि वो वहां से अपनी जान बचा के लोग दौड़ रहे हैं। वहां पे देखिए कितने मर्डर हो चुके हैं, सेना के कितने लोगों की हत्या हो चुकी है। और मतलब मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर जो अभी हमारे बीजेपी के मित्र हमारे अभी इन्होंने कहा कि देखिए हमारी सरकार सशक्त है, सशक्त तो हुई वाला जो कांड हुआ, आज तक जवानों का पता ही नहीं चला कि कहाँ से गाड़ी आई, कहाँ से नहीं, कहाँ गई इंक्वायरी। तो ये तो कितने बम ब्लास्ट अभी भी इसके अंदर जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, और ये वही सरकार है जिसने मतलब जिसकी समय के अंदर ये जो कंधार कांड हुआ, हमारे देश के जवानों ने जब अपनी बलि देकर उन लोगों को पकड़ा, मतलब मोहम्मद अजहर जैसे खुंखार आतंकवादियों को, और ये उनको छोड़ाए। तो देखिए मतलब सरकार अगर कहे कि हम बहुत सशक्त हैं, मुझे नहीं लगता। कि बीजेपी सरकार के अंदर बहुत से ऐसे कांड पहले भी हो चुके हैं कि जब मौका आएगा ये आपको कहीं भी दिखाएंगे, देखे बिन इनके आ जाएगा। आज चाइना ने हमारे कितने एरिया पे कब्जा कर लिया, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, वो सभी से कुछ छिपाने के कितने एरिया पे वो कब्जा करके बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो आपको पता है आज अगर प्रधानमंत्री का पाकिस्तान का को बुलाए तो पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए भी चले जाते हैं। तो मतलब ये कहना कि हमारी सरकार, हमारे जवान जो है वो बहुत मजबूत है, लेकिन हमारे जवानों को आदेश ही नहीं दे पाते, हमारे जवानों के पास पावर ही नहीं होती। उनको देखिए जब वो उनके पास वो पावर होगी, मतलब सेल्फ डिफेंस की, अगर वो अपनी आत्मरक्षा कर पाएंगे, जब ऊपर से ऑर्डर ही नहीं मिलता कि भाई आप
अपनी रक्षा करिए या जो बांग्लादेशी आ रहे हैं उनको रोकिए, तो इन्होंने हाथ बांध रखे होते हैं सेना के। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमें बड़ा सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है। जितना देखिए, जितना ही इसमें बांग्लादेश में मतलब जितनी ज्यादा वहां का माहौल खराब होगा, हमारे लिए उतनी मुसीबत बन के आएंगे, क्योंकि आने वाला कल आपको पता है बांग्लादेश किस साइड जा रहा है, इससे किसी से छिपा नहीं। बांग्लादेश में जितना बांग्लादेश का माहौल खराब होगा, आप देखिए अकेले मैं ये कहता हूँ कि अकेले आप स्टूडेंट की बात ना कीजिए, अकेले स्टूडेंट की मूवमेंट नहीं रही अभी, इसके पीछे बहुत सी पार्टियां, बहुत से गुट, बहुत से इस्लामिक गुट इनके पीछे खड़े हैं। इसके पीछे बहुत सी दूसरी ताकतें भी हैं देश की, और बाहर की ताकतें भी हो सकती हैं जिन्होंने ये सब तख्तापलट करवाया। और हमारे शेख हसीना जी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन आगे की सरकार आएगी, कैसे संबंध रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे ये आने वाला कल बताएगा, किस तरीके से चलेगा। हम कह सकते हैं कि हम संबंध अच्छे रखेंगे, लेकिन कल सरकार जो आती है, देखिए पाकिस्तान के अंदर भी सरकारें आई, हमारे ऊपर बातचीत भी करते रहे और हमारे ऊपर उन्होंने अटैक भी किया, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर। तो इन लोगों पे अभी आज की डेट में मुझे नहीं लगता इतना विश्वास करके चलना पड़ेगा। ये कल आने वाला कल बताएगा कि होगा क्या, लेकिन हमें अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। ठीक है दीपक जी, आवाज पहुंच रही मेरी? जी पहुंच रही है। दीपक जी, एक महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जरूरी है जानना समझना, और उस पॉइंट पे डिस्कशन भी, क्योंकि सभी मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। एक बात आई है कि स्वतंत्रता सेनानियों का ये जो पूरा मामला था कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विरोध आया, छात्रों का काफी प्रदर्शन देखा गया, छात्र नीति जो होती है, राजनीति जो होती है, उसको लेके भी कई पॉइंट्स इस चर्चा में निकले। मुझे लगता है ये जो डिसीजन आया, फिर उसके बाद ये विरोध पनपा, मामला कोर्ट तक चला गया, क्या ये संभल नहीं सकता था या फिर इसको संभाला नहीं गया? ये इस पर मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये आग वहीं से भड़की जो इतनी ज्यादा चली गई। आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जब वहां भी ये मामला गया तो जैसे तैसे चीजें ठीक हो जाएं, बैलेंस हो जाएं, मामला वहां तक पहुंचा, कटौती कर दी गई उस आरक्षण में, पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तो या तो डिमांड थी या उसकी मांग थी, वो जरूरी था वहां पे करना, क्योंकि फैसला तो सरकार का वहीं से हुआ, उसके बाद ये सारी चीजों को फेस करना पड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राखी जी, आपने एक बहुत ही ऐसा पॉइंट पकड़ा है पूरी डिबेट में और पूरे इस घटनाक्रम में कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और मैं भी उसी के ऊपर निगाह रखे चल रहा हूँ कि ये जो हुआ, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। हमें इससे सीखने को चाहिए कि कई बार क्या होता है हमारे ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम निर्विरोध जीत गए, हम 20 साल से सत्ता में हैं, हम जो करेंगे हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो कई बार चीजें ना घातक हो जाती है और वो बैकफायर मार जाती है। आप समझ रहे हैं? आपने क्या कहते हैं कोई भी एक डिसीजन एज अ सरकार लिया, लेकिन पब्लिक ओपिनियन के बिना अगर शायद ले रहे हैं आप, और पब्लिक को उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, पब्लिक की सहमति उसमें नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक का एक रोष निकल के आता है। और डेमोक्रेसी में ये सबसे बड़ा एक इशू हो जाता है कि जब पब्लिक किसी चीज के विरोध में आ जाती है तो पब्लिक विद्रोह पे उतर जाती है, और जब विद्रोह पे उतरती है तो फिर सरकार, सुप्रीम कोर्ट, सब आप समझ सकते हैं खत्म हो जाता है। तो ये हमारे देश को सीखने के लिए बहुत बड़ी बात है, हमारी सरकार को सीखने के लिए बहुत बड़ी बात है। आने वाली सरकारों को भी सीखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी के अंदर जो जनता है, जिसके लिए आप सुविधाओं की चीजें बनाना चाहते हैं, जो भी कोई आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, वो बड़े सेंसिटिव मुद्दे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% जनता उन चीजों में सहमत हो पाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जनता की ओपिनियन को लेना बहुत जरूरी है, जनता की बात भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। जैसे अग्निवीर है और भी चीजें हमारे देश में है जिसपे कि कहीं ना कहीं पब्लिक में, युवाओं में रोष है, नौकरियों को लेके भी रोष है, तो ये हमें भी समझना है, ये डरने की बात नहीं है। लेकिन हम अपने पड़ोसियों से सीख तो सकते हैं ना कि उनकी गलतियों की वजह से आज इतना विकार रूप ले लिया कि उस देश के प्रधानमंत्री को, जो पिछले 20 साल से देश का प्रधानमंत्री और लास्ट टाइम तो निर्विरोध जीता है, उसको वहां से भागना पड़ा। ये एक बहुत सोचने वाली बात है, गहरे विषय की बात है। दूसरा, मैं फिर कहूंगा इस पे राजनीति ना करें कोई भी पार्टी, सबको एक संग आना है और कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिकली चाइना को तोड़ना पड़ेगा। अब समय आ गया है चाइना को तोड़ने का, इकोनॉमिकली तोड़ना है, जिससे कि हम अरुणाचल प्रदेश को, तिब्बत को वापस ला सके, और दूसरा अपने पड़ोस के मुल्कों को जिनपे चाइना का और पाकिस्तान का प्रेशर है। और एक बात और समझिएगा, पाकिस्तान से ज्यादा चाइना घातक है, चाइना ज्यादा घातक है, क्योंकि चाइना हर देश के अंदर इकोनॉमिकली घुस चुका है। वो अपनी चीजों को सस्ता करके बेचने के चक्कर में हर देश में घुस रहा है।
हमें उसको यहाँ पे अपने देश में रोकना पड़ेगा, और हम ही रोक सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। कोई और देश रोकने की क्षमता रखता नहीं है, क्योंकि आज हमारी पॉपुलेशन चाइना से ऊपर जा रही है। हमारे पास दिमाग है, हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें उस पर काम करने में थोड़ी सक्षम नहीं हो पा रही है, क्योंकि सरकारों की अपनी डिप्लोमेसी है, सरकारों के अपने टाइप्स हैं, अपने अलग अलग तरीके के टाइप्स हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देश की जनता को सोचना पड़ेगा, और देश की जनता को अब आगे आना पड़ेगा, और सरकारों को इसको गंभीरता से ये सोचना है कि आज बांग्लादेश में जो हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो कहीं भारत में तो आग नहीं ले रहा छोटी छोटी, कहीं ऐसा तो नहीं है रुई के ढेर में नीचे आग लग रही हो और हमें पता नहीं चल रहा हो। बिल्कुल ठीक बात है। जेएस सोढ़ी जी, ये बात तो है देखिए, और इसी पॉइंट को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगी। जैसा कि दीपक जी ने अभी कहा कि ये बात तो सच है, अलर्ट तो आपको होना है, अलर्ट होने के साथ साथ आपको प्रिपरेशन रखनी है। देखिए हम जिस जगह पे हैं, जितने सशक्त हैं, जिस तरह से हम हैं, शायद ये चीजें यहाँ कभी डेवलप नहीं हो, लेकिन एक बात इस चर्चा में निकली है मेरे उस पॉइंट पे जो मैंने यहाँ रखा था आरक्षण वाला, कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में सब बेकार हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजों से कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कनेक्शन हम कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान की शह के बिना, उनकी भागीदारी के बिना ये संभव नहीं था बांग्लादेश में। तो हो सकता है वो राह यदि आ रही है तो उसको हमें कहां रोकना है, ये हमें देखना पड़ेगा। जी, हमें बांग्लादेश से एक बड़ी सबक और सीख लेनी चाहिए। जैसे दीपक जी ने सही कहा कि अगर हम अपने पड़ोसी मुल्कों से सबक और सीख लेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि वो चीजें कभी यहां पे दोहराई ना जाएं। देखिए, रिजर्वेशन के मामले में काफी बातचीत हो चुकी है, बांग्लादेश में क्या हुआ। एक और जो मुद्दा है, जो आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था शो के शुरू में, 1971 से अब तक बांग्लादेश में 11 आम चुनाव हुए, जिसमें सिर्फ 4 फ्री और फेयर हुए हैं। और ये जो 4 फ्री और फेयर चुनाव हुए हैं, ये 1990 से 2011 के बीच में ही हुए हैं, क्योंकि 1990 में बांग्लादेश में नया कानून लाया गया, जहां पे ये तय किया गया कि जब भी आम चुनाव होंगे, वर्तमान सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा और केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, और केयर टेकर गवर्नमेंट के नीचे आम चुनाव होंगे। 2011 में शेख हसीना ने इस कानून को रद्द कर दिया, और 2011 के बाद जो भी आम चुनाव हुए बांग्लादेश में, वो फ्री और फेयर नहीं थे। उनको खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी ने बहिष्कार किया, और जो भी इलेक्शन 2011 के बाद शेख हसीना जीती, उस पर आरोप लगे कि वो फ्री और फेयर नहीं थे। तो वहां की आवाम में आक्रोश था। दूसरा, शेख हसीना ने बांग्लादेश के कई सरकारी इंस्टीट्यूशंस पे पूरी तरह से अपने आदमी बिठा के कब्जा कर लिया। तो वहां पे लोगों में एक धारणा बैठ गई कि अगर आप अवामी लीग के पार्टी के हो तो आपको पूरा फायदा होगा, अन्यथा आपको फायदा नहीं होगा। तीसरी चीज जो मैं भारत के साथ लिंक करना चाहूंगा, बांग्लादेश में जो भी इंसान इस रिजर्वेशन के खिलाफ बोल रहा था, उसको अवामी लीग की सरकार देशद्रोही, ट्रेटर कह रही थी। भारत में भी ऐसे कई ट्विटर हैंडल हैं जिनके लाखों मिलियन फॉलोअर हैं, जो खिचकते नहीं है छोटी बात पे किसी भी इंसान को ट्रेटर कहने के लिए। देखिए, हम सरकार के साथ एग्री करें ना करें, वो सबका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, लेकिन किसी नागरिक को ट्रेटर कहना, किसी नागरिक को चोर चक्का कहना, उसके दिल पे ठेस पहुंचती है। भारत सरकार को सबसे पहले जो कदम लेना चाहिए, ऐसे ट्विटर हैंडल्स को बैन करना चाहिए जो कि कम्युनल विवाद बढ़ा रहे हैं, जो कि दूसरे लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं, जो कि दूसरे लोगों को ट्रेटर कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं। क्योंकि रॉबर्ट एटकिंस की एक प्रसिद्ध कहावत है, अक्लमंद वो इंसान होता है जो दूसरों से सीखता है, बेवकूफ वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। हमें बांग्लादेश की गलतियों से सीखना चाहिए, हमें श्रीलंका की गलतियों से सीखना चाहिए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब यही ट्विटर हैंडल भारत में ऐसी स्थिति लाएंगे, दुनिया हम पे हंस रही होगी। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, मुझे इस चर्चा को यहीं रोकना होगा। ये देखना होगा कि आने वाले समय में अब ये किस और एक दिशा में बढ़ता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो साफ है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ, शेख हसीना आई, इस्तीफा होता है, आती है, वो भारत में है फिलहाल, लेकिन भारत पर जो असर पड़ेगा उसके लिए ये एक सीख जैसा इसे हमें लेना होगा। नहीं चाहते कि कोई ऐसी सिचुएशन बने कि भारत तक उसका फर्क पड़े। फर्क कहां से पड़ेगा? जो शरणार्थी हैं, जो वहां से पहुंचेंगे, जाहिर
तौर पर वेस्ट बंगाल से आप कनेक्शन करिए, आप भारत देश से कनेक्शन कर ही रहे हैं, उसका एक हिस्सा वेस्ट बंगाल, और जाहिर तौर पर राजनीतिक रूप से इसमें देखिए कुछ भी नहीं है और शायद निकाला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत देश पर यदि इसका फर्क पड़ेगा तो उसमें सभी लोग आएंगे। तो मुझे लगता है गंभीर विषय है, आगे क्या स्टैंड होता है, क्या डिसीजन होता है मोदी सरकार का, भी ये देखने वाली बात होगी इस पूरे घटनाक्रम के बाद। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।